हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में मेरे चैनल के अंदर। जैसे कि आपको पता है, अपने सिविक्स वाली बुक शुरू कर रखी है और सिविक वाली बुक के अंदर अपन ने पावर शेयरिंग वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। अपन ने कुछ मेन जो टॉपिक है वो पढ़ लिए हैं, जैसे श्रीलंका के बारे में पढ़ लिया, बेल्जियम के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, श्रीलंका में मेजोरिटिज्म के बारे में पढ़ लिया। आज अपन उससे अगले वाला जो टॉपिक है एकमोडेशन इन बेल्जियम, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूँ पूरा मन लगा के पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बार बार आपको मैं याद दिला रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो आपको तैयारी बेहतर तरीके से करनी है। इसमें अपन टॉपिक भी पढ़ेंगे, साथ साथ जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी पढ़ेंगे। तो बड़ी मेहनत करके ये चीज़ें बनाने लग रहे हैं। आपको पता है क्या करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलो बिना कोई देरी किए अपन आज का वीडियो शुरू करते। जैसे कि आपको पता है, मैं बात अभी थोड़ी देर पहले बताया, चैप्टर अपना पावर शेयरिंग है, सिविक्स का चैप्टर है। 2 पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, तीसरा पार्ट आज अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है एकमोडेशन इन बेल्जियम। सबसे पहले तो एकमोडेशन का मतलब क्या होता है। एकमोडेशन का होता है तालमेल। जैसे अपने देश में जो अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे हैं, उनके बीच में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए, कैसे उनके बीच में तालमेल बैठाया जाए, यानी कैसे समझदारी से काम में लिया जाए। तो वो अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने श्रीलंका वाले के अंदर पढ़ा कि वहाँ पर तो जो मेजॉरिटी में थे सिंगला कम्युनिटी वालों ने, उन्होंने तमिल कम्युनिटी वालों के साथ पावर शेयर नहीं करी, यानी समझदारी नहीं दिखाई, जिसका हमने क्या पढ़ा, रिजल्ट क्या आया, सिविल वॉर हो गया। और इस सिविल वॉर की वजह से दोनों कम्युनिटीज को बहुत ज्यादा क्या हुआ, नुकसान हुआ। जैसे मैंने शुरू के चैप्टर के शुरू में आपको बता दिया था कि अगर आप पावर शेयर करते हो तो किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट से बच जाते हो, लेकिन अगर पावर शेयर नहीं करते हो तो इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट फिर देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है, द बेल्जियन लीडर्स टुक ए डिफरेंट पाथ, यानी जो श्रीलंका में अपन ने पढ़ा कि भाई जो सिंगला कम्युनिटी वाले थे उन्होंने तमिल कम्युनिटी वालों के साथ क्या नहीं की, पावर शेयर नहीं करी, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। लेकिन जो बेल्जियम के जो नेता थे, लीडर्स थे, उन्होंने वो रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। यानी कहने का मतलब है, जैसे बोर्ड पे तो लिखा हो तो बताऊंगा मैं, लेकिन वैसे बता देता हूँ कि उन्होंने अपने देश की डाइवर्सिटी को सबसे पहले रिकग्नाइज किया, पहचाना कि अपने देश में बहुत ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लैंग्वेज के बेसिस पर बहुत ज्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है। तो अपने को ध्यान देना होगा कि जितना रेस्पेक्ट हम अपने लैंग्वेज ग्रुप वालों को दे रहे हैं, उतना ही रेस्पेक्ट दूसरे लैंग्वेज ग्रुप वालों को भी अपने को देना पड़ेगा। यानी जैसे कि टॉपिक से पता चल रहा है एकमोडेशन, वही चीज बताई जा रही है। तो देखिए सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, दे रिकग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। जैसे अपन ने रीजन पढ़े थे, फ्लेमिश रीजन पढ़ा था, वेलोनिया पढ़ा था। कल्चर के हिसाब से देखा जाए, लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा क्या थी, डाइवर्सिटी थी, विविधता थी वहां पर। जैसे अपन ने पढ़ा, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं, डच भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं, जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं, तो उनका कल्चर का भी सबका क्या था, अलग अलग था। तो उन्होंने इस डाइवर्सिटी को सबसे पहले क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, पहचाना उन्होंने कि हमारे देश में भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर बहुत ज्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है। इसीलिए बिटवीन 1970 टू 1993, यानी 1970 से लेके 1993 के बीच, दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। उन्होंने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया। भाई सवाल आ जाएगा, आप सीधा सा देख लेना, ध्यान दे लेना कि जब आपसे पूछा जाए कि उनके देश में जो डाइवर्सिटी है उसको पहचानने के बाद जो उन्होंने कुछ व्यवस्था करने की बात करी, तो उन्होंने अपने संविधान में कितनी बार संशोधन किया, हाउ मेनी टाइम्स दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंपल सा आंसर है 1970 से लेकर 1993 के बीच में उन्होंने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया, यानी दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। जैसे लिखा हुआ है, दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। अब सीधी सी बात है, मैंने बताया कि भाई उस डाइवर्सिटी के साथ उनको तालमेल बैठाना था, तो वो क्या करना चाह रहे थे, कुछ ऐसी व्यवस्था तैयार करना चाहते थे जिसके आधार पर उनके देश के जो लोग हैं, चाहे वो किसी कल्चर को मान रहे हो, चाहे किसी लैंग्वेज को मान रहे हो, सारे मिलजुल कर एक देश में एक साथ रह सकें। तो ऐसा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट करने की उनके दिमाग में बात आई थी, इसीलिए उन्होंने अपने संविधान में 4 बार क्या किया, संशोधन किया। देखिए लिखा हुआ भी है, so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। जैसे मैंने कहा कि हमें एक ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है, एक ऐसा अरेंजमेंट तैयार करना है ताकि हमारे देश में रहने वाले जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं वो सारे मिलकर एक साथ एक ही देश के अंदर रह सके, यानी उनके बीच में
किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, यानी किसी प्रकार का कोई टकराव ना हो, विवाद ना हो। इसीलिए उन्होंने अपने संविधान में 4 बार क्या किया, संशोधन किया, यानी दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। अब देखिए इसमें कौन कौन से सवाल है। पहला तो कब से कब तक उन्होंने संशोधन किया, तो 1970 टू 1993। सेकेंड क्वेश्चन, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, तो 4 टाइम्स, 4 बार उन्होंने संविधान में संशोधन किया। अब सवाल आएगा कि 4 बार संशोधन क्यों किया, तो उसका आंसर सिंपल है, टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, यानी वो चाहते थे कि सभी जो लोग हैं उनके देश के मिलजुल कर एक साथ एक देश में रह सके, इसीलिए वो इस तरह का एक अरेंजमेंट तैयार करना चाहते थे। यानी हम इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि वो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट तैयार करना चाह रहे थे ताकि इस देश के सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रह सकें, ठीक है ना। और आगे देखो, एक सवाल तो ये आ जाएगा कि भाई उन्होंने जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट तैयार किया तो उसमें क्या क्या अरेंजमेंट किया, वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसी को उन्होंने किस नाम से पुकारा, बेल्जियन मॉडल के नाम से इसको पुकारा गया। यानी जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया यहाँ के लीडर्स ने, यहाँ के लोगों को मतलब व्यवस्थित तरीके से रखने के, मिलजुल के लिए, उसको बेल्जियन मॉडल के नाम से पुकारा गया। तो ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई देश के लोगों के बीच में किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट ना हो, आपस में मिलजुल कर रहे हैं, तो उन्होंने जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट तैयार किया उसमें क्या क्या अरेंजमेंट किए थे। या फिर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट की जगह पर कौन सा आ सकता है, बेल्जियन मॉडल भी पूछ सकता है आपको कि भाई बेल्जियन मॉडल के बारे में बताओ, कौन कौन से अरेंजमेंट किए गए थे। तो चलिए बेल्जियन मॉडल के भी अपन क्या कर लेते हैं, अरेंजमेंट पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, 3 नंबर के हिसाब से, 3 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। मैंने बता दिया दोनों तरीके से, या तो बेल्जियन मॉडल के रूप में पूछ लेगा आपको, या फिर ये पूछेगा कि उन्होंने जो 4 बार संविधान में संशोधन करके जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट तैयार किया उसमें क्या क्या अरेंजमेंट किए। तो चलिए देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल। पहला एलिमेंट क्या था, Constitution prescribes that number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। पहला अरेंजमेंट ये किया गया कि हमारे देश की जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्रियों की संख्या बराबर होगी, चाहे वो डच हो चाहे फिर वो फ्रेंच हो। यानी डच और फ्रेंच मंत्रियों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। जैसे अपन पढ़ रहे हैं कि भैया अकोमोडेशन वाला तरीका, थोड़ा समझदारी दिखाने का प्रयास किया यहाँ के नेताओं ने ताकि सारे लोग मिलजुल कर रहें। जैसे अपन ने पहले जब टॉपिक था उसमें पढ़ा था कि जो फ्रेंच कम्युनिटी वाले थे वो डच कम्युनिटी वालों के साथ क्या नहीं कर रहे थे, पावर शेयर नहीं कर रहे थे। अब आपको मेरे को कमेंट में बताना है कि यहाँ पर फ्रेंच कम्युनिटी वाले माइनॉरिटी में थे और डच कम्युनिटी वाले मेजोरिटी में थे, उसके बावजूद भी जो फ्रेंच कम्युनिटी वाले हैं वो डच कम्युनिटी को डोमिनेट क्यों कर रहे थे। इसका जवाब आप मेरे को कमेंट्स के थ्रू दे सकते हैं और मैं आशा करता हूं आप जवाब देंगे अगर आपने अच्छी तरह से इस चैप्टर को रीड किया होगा तो। चलिए, तो पहला जो है ना अरेंजमेंट ये किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें डच और फ्रेंच कम्युनिटी के जो मिनिस्टर्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर बराबर होंगे, ताकि उनके बीच में किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। चलिए, और क्या करा गया, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। यानी अगर कोई डिसीजन लेना होगा कानून को लेकर या किसी व्यवस्था को लेकर, तो कोई एक कम्युनिटी जो है ना सिंगल हैंडेडली वो डिसीजन नहीं ले सकती। अगर वो उसमें चेंजमेंट करना चाहती है, इफ एनी कम्युनिटी वांट टू चेंज दिस अरेंजमेंट, देन दैट टाइप ऑफ कम्युनिटी हैव टू, या दैट कम्युनिटी हैज टू टेक कंसेंट ऑफ अदर कम्युनिटी। यानी मैं अगर सीधे तरीके से समझाऊं, अगर कोई एक कम्युनिटी इसमें बदलाव करना चाहे तो नहीं कर सकती, अगर वो इसमें बदलाव करना चाह रही है तो उसकी दूसरी जो समुदाय है उनसे क्या करनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी। यानी सिंपल सा क्या है, इफ एनी कम्युनिटी wants to change this arrangement, then that single community can't change this arrangement without the consent of other communities। आ गया समझ में। तो ये पहला एलिमेंट था आपका कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच मिनिस्टर इक्वल होंगे, कोई भी सिंगल कम्युनिटी उसको क्या नहीं कर पाएगी, चेंज नहीं कर पाएगी। अगर वो उसको चेंज करना चाह रही है तो अदर कम्युनिटी का कंसेंट जरूरी होगा, यानी सहमति जरूरी होगी। दूसरा एलिमेंट क्या है, many power of the central government have been given to state government of the 2 region of the country। दूसरा अरेंजमेंट ये दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर ले ली गई, कई पावर ले ली गई, और वो पावर लेकर और जो 2 रीजन्स थे, जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, फ्लेमिश और वेलोनिया, उन फ्लेमिश और वेलोनिया की जो स्टेट गवर्नमेंट थी
उनको वो पावर दे दी गई, यानी किससे पावर लेकर, सेंट्रल गवर्नमेंट से। यानी एक तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से अपन इसको डिसेंट्रलाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो एक ये व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था से ये फायदा हुआ कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं थी, यानी अब राज्य सरकार जो थी वो केंद्र सरकार से पूरी तरह से क्या थी, स्वतंत्र थी, उसके अधीन नहीं थी। तो वही बात करी गई ना कि भैया अलग अलग लेवल को अलग अलग क्या कर दी गई, पावर उनके बीच में शेयर कर दी गई, ताकि इन लेवल के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है। तीसरी व्यवस्था की आ गई, ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जैसे अपन ने ब्रुसेल्स में देखा था कि 80% तो फ्रेंच थे और 20% डच थे, तो वहां पर फ्रेंच जो थे वो मेजोरिटी में थे, तो वो अपनी मनमानी वैसे ही कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा इश्यू है, तो इसको अपन क्या करते हैं, ब्रुसेल्स में एक अलग से गवर्नमेंट बना देते हैं, सेपरेट गवर्नमेंट बना देते हैं। और यहाँ भी अपन यही करते हैं कि जो दोनों के दोनों कम्युनिटी हैं, डच और फ्रेंच, उनको इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, यानी वही मिनिस्टर वाली कि प्रतिनिधि जो होंगे इस गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच कम्युनिटी के, वो क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। अब इसमें एक सवाल मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। सवाल ये आता है कि भाई यहाँ पर ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच जो थे वो मेजोरिटी में थे और डच जो थे माइनॉरिटी में थे। तो फ्रेंच जो थे मेजोरिटी में होते हुए भी उन्होंने डच कम्युनिटी के साथ पावर शेयर क्यों किया गया, तो देखो हेडिंग देखो, समझदारी दिखाई जा रही है हर जगह। तो इसका जवाब सिंपल सा आया कि फ्रेंच कम्युनिटी वालों ने बोला कि कंट्री वाइज देखा जाए तो डच क्या थे, मेजोरिटी में थे और हम माइनॉरिटी में। अब वो मेजोरिटी में होते हुए भी अगर वो मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ध्यान से सुनना इस चीज को, कि अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो हम यहाँ ब्रुसेल्स में उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे सकते। तो यही मेन बात है कि बेल्जियम के अंदर हर चीज को सोच विचार करके हाँ भाई पावर शेयर करनी है, इनके बीच में सही व्यवस्थाएं करनी है ताकि इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो इसका जवाब जब ये पूछा है तो इसका जवाब आपको ये देना है। कौन सा क्वेश्चन, कि ब्रुसेल्स के अंदर जो गवर्नमेंट बनाई गई उसमें जो फ्रेंच कम्युनिटी जो है वहां पर मेजोरिटी में रहते हुए भी उन्होंने डच कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में थी उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन क्यों दिया। तो जो मैंने बताया कंट्री वाइज सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आपको वो आंसर देना है। एक अरेंजमेंट ये करा गया, तो यहां भी एकदम बढ़िया तरीके से व्यवस्था हो गई। फिर इनके अलावा एक गवर्नमेंट और बनाई जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई, स्टेट गवर्नमेंट बन गई। अब एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट और बनाई जाती है कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से, सामुदायिक सरकार। अब इसको बनाने का मेन कारण क्या था, जैसे अपन ने पढ़ा कि यहाँ डच और फ्रेंच का ही नाम आ रहा, जर्मन का तो कोई नाम ही नहीं आ रहा। 1% चाहे कितने हो, 1% थे तो सही जर्मनी यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर उनका कहीं भी जैसे अपन ने देखा कहीं मेंशन ही नहीं हुआ है। तो उसके लिए फिर ये उपाय किया गया, तीसरे तरह की गवर्नमेंट बनाई गई। और क्या कहा गया कि ये गवर्नमेंट है ना इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। कोई भी जो लैंग्वेज कम्युनिटी है, चाहे वो डच हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, वो क्या करेंगे, इसको इलेक्ट करेंगे, यानी इसका चयन करेंगे। नो मैटर वेयर दे लिव, ये कोई मायने नहीं रखता कि वो फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं या वेलोनिया रीजन में रह रहे हैं, किसी दूसरे पार्ट में रह रहे हैं। यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट है, उसको जो है ना इलेक्ट करने का काम इन लैंग्वेज ग्रुप का ही होगा। तो यहाँ जर्मन वाला भी सॉर्ट आउट हो गया, वो भी खुश हो गए एक तरीके से। और जब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी तो ऑब्वियस सी बात है सरकार बनाएगी तो कोई ना कोई तो काम दिया ही जाएगा इसको। तो इसको क्या काम दिया गया, इसको काम दिया गया दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज को लेकर अगर कोई समस्या होगी देश के अंदर, एजुकेशन को लेकर कोई समस्या होगी या कल्चर को लेकर कोई समस्या होगी, तो उसका समाधान कौन सी गवर्नमेंट करेगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट करेगी। तो ये सारे के सारे जो है ना व्यवस्थाएं की गई किसके अंतर्गत, बेल्जियन मॉडल के अंतर्गत। जैसे मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, या तो ये बेल्जियन मॉडल के हिसाब से आएगा क्वेश्चन, या फिर मैंने कहा कि जो उन्होंने 4 टाइम जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया तो क्यों किया, तो उसका जवाब मैंने बताया था ताकि सारे कम्युनिटी के लोग मिलजुल कर एक देश में रह सकें। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक अरेंजमेंट तैयार किया गया जिसको क्या कहा गया, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट भी कह सकते हैं और बेल्जियन मॉडल भी कह सकते हैं। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो था इन लोगों के लिए भी, लेकिन आपको पता है कोई जो जटिल चीज होती है शुरू शुरू में दिक्कत आती है लेकिन वो सक्सेसफुल बहुत होती है, तो इनके लिए बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुई हो। फिर जब यूरोपियन यूनियन जो है मतलब यूरोपीय संघ का क्या हुआ, गठन हुआ। गठन होने के बाद जब उसके हेडक्वार्टर की बात आई कि इसका हेडक्वार्टर किसको बनाया जाए,
तो ब्रुसेल्स जो है उसको यूरोपियन यूनियन का क्या बनाया गया, हेडक्वार्टर बनाया गया, क्योंकि यहां पर सारी चीजें अब पीसफुली थी, किसी प्रकार के कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। अगर ये सवाल आता है कि क्यों चुना गया, तो उसका जवाब आपको ये देना है। तो ये था अपने आज के वीडियो में, जिसमें अपन ने टॉपिक पढ़ा एकोमोडेशन इन बेल्जियम। इसमें जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। इनको आप अच्छी तरह से तैयार करें, ताकि आप बढ़िया तरीके से तैयार करोगे तो बढ़िया मार्क्स लेके आओगे और उसका फायदा आपको बोर्ड एग्जाम में होगा। तो ये था अपना आज का वीडियो। मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आपको मेरे को कमेंट में जरूर बताना है वो क्वेश्चन। इस वाले तो आज के पढ़े हैं, वो आपको ढंग से पढ़ने अगले वीडियो के अंदर मैं आपसे पूछूंगा। पिछले वाला पूछ लेता हूं, जैसे श्रीलंका कब आजाद हुआ, व्हेन डिड श्रीलंका गेट इट्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, एक सवाल ये पूछ लेता हूं आपके भाई, श्रीलंका जो है, श्रीलंका के सबसे नजदीक अपने देश का कौन सा स्टेट लगता है, विच स्टेट इज द नियर बाय टू श्रीलंका ऑफ आवर कंट्री। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं कि भाई बताओ बेल्जियम की बॉर्डरिंग कंट्री के नाम बता दो आप। तो ये 3-4 सवाल हैं, इन 3-4 सवालों को आप मेरे को कमेंट में आंसर देके जरूर बताएं, ताकि मेरे को भी पता चले हाँ बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, मैं और मेहनत करूं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको बताऊं, और आप उसी प्रकार से तैयारी करो, ताकि आपका बढ़िया तरीके से क्या उसके प्रिपरेशन हो सके। आपको पता है भाई सिंपल सा सेटअप है, मेहनत करने लग रहा हूं आपके लिए, तो मैं चाहता हूं कि आप इस मेहनत को क्या करें, अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करने का एक ही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दूसरों के साथ शेयर करें, और लग रहा है कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। बाकी थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।